9 और 8 इकट्ठा ढूंढे किसी पेज के एंड पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने बनी हुई है, लेकिन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। आई होप कि ये वर्ड बार बार आ रहा है, आपको पता है। 2017 और कंपैरेटिव 2016 का दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और रिटेन्ड अर्निंग्स की बस दो ही फिगर्स हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एक्सट्रैक्ट्स बने नजर आ रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स के ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं या ओपनिंग बैलेंसेस हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस है। और से मेरे वर्ड सुनिएगा, WDV है या कॉस्ट है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनली कैरिंग अमाउंट्स आती हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होकर फिगर आ रही होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 700 और 612 डेप कॉस्ट नहीं होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होकर फिगर्स बनती हैं। फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट्स आती हैं। कैरिंग अमाउंट वर्ड सुना कभी? किसको कहते हैं? WDV ही के लिए हुई है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बस एक ही फिगर बताई हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 65 है और 85 है। गौर से 330 दोबारा ढूंढे पीछे जाके, रिटेन्ड अर्निंग्स का 330, क्या इसके अंदर 65 होगा? और लास्ट ईयर का 265 में 85 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है और वो क्लोजिंग बैलेंस है 17 और 16 रिस्पेक्टिवली। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। कुछ मैटर्स मैनेजमेंट की अंडर कंसिडरेशन है। It was identified that ML has incorrectly charged 36.75 million as a maintenance expenses incurred on installation of plant. अकाउंटेंट बन के इसकी कुछ ट्रांसलेशन मुझे शॉर्ट वर्ड्स में कर दें। 36.75 क्या था? इंस्टॉलेशन का खर्चा इंकर हुआ था। कहाँ डेबिट हो गया है? कहाँ डेबिट हो गया? प्लांट में डेबिट हो गया है। कहाँ डेबिट हो गया? कहाँ की बजाय? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो गया है, प्लांट डेबिट होने की बजाय। क्या डेबिट हो गया है? क्या डेबिट होने की बजाय? ये खर्चा एक्सपेंस आउट हुआ है या कैपिटलाइज हुआ है? क्या इसे कैपिटलाइज होना था? इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं यार। प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1st July 14 and has been depreciated on straight line basis over a useful life of 4 years. दोबारा गौर से पूरा पॉइंट पढ़े। ये 36.75 कब कैपिटलाइज होना था और कब एक्सपेंस आउट हुआ है? पढ़ के आराम से पढ़ के आराम से पढ़ के। ये एरर कब हुआ होगा? अवेलेबल फॉर यूज होने वक्त ये हुआ है या अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद हुआ है? ये अवेलेबल फॉर यूज क्या होता है? क्या एसेट इंस्टॉल होने से पहले ही अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है? तो ये खर्चा किस वक्त इंकर हुआ महसूस हो रहा है? 1st July 14 की शायद बहस है। उस जमाने में इसे कैपिटलाइज होना चाहिए था रादर देन एक्सपेंस आउट होने के। क्या ये कोई एरर है? कौन सा साल इस वक्त चल रहा है? देख के देख के देख के देख के क्या पिछले सालों की गलती आइडेंटिफाई हो रही है? कौन सा एरर है? प्रायर पीरियड एरर है यार। किसी और का पता चला है यार? पॉइंट नंबर 2 यार। In view of the significant change in the expected pattern of economic benefits from an item of equipment, it has been decided to change the depreciation method
from reducing balance to straight line. Equipment was purchased on 1st July 15 at a cost of rupees 80 million, having estimated useful life of 5 years and a residual value of 16 million. Depreciation at the rate of 27.5% on reducing balance method is included in the above draft financial statements. दोबारा पढ़ें। क्या बदल रहा है, कहां से कहां मेथड आ रहा है, क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल जाना एस्टीमेट चेंज है। तीन चीजें जरा याद रखनी है, दोबारा ढूंढने जरा, कल जो पढ़ रहे थे तीन चीजें बिल्कुल सही ज़हन में रखनी है। यूजुअल लाइफ बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल जाए। जरा ढूंढे यार, किधर गया, नजर नहीं आ रहा यार। कल भी नहीं थे, आज भी नहीं देख रहे, कैसे पता चलेगा। कोई ना तो कोई तो होगा कल, मेरा हो गया होगा। पेज नंबर प्लीज बता दें, क्या 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 बदल जाए। पेज नंबर 88 पे ढूंढ के बताएं। तो इस चेंज को, इस एस्टीमेट चेंज को प्रोस्पेक्टिवली बदलते हैं या रेट्रोस्पेक्टिवली बदलते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग बता दें अपने वर्ड्स में। वापस पेज नंबर 98 पे आके अप्लाई करवाएं, मतलब अपनी स्टेटमेंट का जो भी आपने बोला। कब एसेट खरीदा था, किस किस साल, किस मेथड से चार्ज होने पे अब हमें कोई इतराज नहीं है। पंद्रह में कब खरीदा था, ईयर एंड क्या है, तो 2016 और 2017 में जो हो गया है, 2016 में जो हो गया है वो तो ओके है, एक ही साल गुजरा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन किस साल में अब मेथड चेंज होना चाहिए था। लेकिन आखिरी सेंटेंस गौर से पढ़ें, क्या 17 में भी गलती से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, हालांकि किस मेथड से होनी चाहिए थी। तो 2016 में बेटा बहस नहीं है, वो तो जो होना था हो गया है। लेकिन 17 में अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, हालांकि होनी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो प्रोस्पेक्टिवली मींस जिस साल में आप हैं उस साल और उससे अगले सालों का सोचें। पिछला साल, पिछले सालों में या साल में जो हो गया है वो फिर चेंज नहीं होगा। तो दो मसाइल निकले हमारे सवाल में। फर्स्ट बुलेट में एक एरर हुआ हुआ है रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले सालों में, और एक सेकंड पॉइंट में मेथड चेंज हो रहा है जिसमें रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे आना है। थोड़े से वर्ड और अगर जहन में आ जाए, जब एस्टिमेट्स बदलते हैं तो WDV इज डेप्रिशिएटेड, अवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट लाइन में आ जाए, फॉलोइंग बैलेंसेस पर्टेन टू ML स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30th जून 2015। हम इस वक्त 30th जून 17 में है, तो ये 15 के बैलेंसेस दिए हुए हैं प्लांट का और रिटेन्ड अर्निंग्स का। इनका क्या यूज है, हम वर्किंग करते हुए डिटेल में सब कुछ डिस्कस करते हैं। रजिस्टर खोलें जी, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी अब इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है 1.5 पेज तो छोड़ देना चाहिए। 3 स्टेटमेंट्स हैं और जरा खुली खुली अगर वर्किंग हो जाए, कुछ सफे कुछ जगह बच जाए तो खैर है, ये ना बाद में जगह ना हो। सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस में जरा वर्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हीं वर्किंग्स की बेस पे फिर हम रिवाइज फिगर्स कैलकुलेट करने की पोजीशन में आएंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस किए या उसमें पॉलिसी चेंज थी या एरर था। वैसे तो मिक्स भी कर चुके हैं, लेकिन जरा डिटेल में शायद पहली दफा ये बात आ रही है, तो जरा स्पेस रख लें, कोई नहीं, वर्किंग करते हैं जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब साथ रहे मेरे।
प्लीज इस टाइम डिस्टर्बेंस काइंडली बेटा क्रिएट ना किया करें, आपका अपना नुकसान है, जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना बेहतर है। बार बार अगर फिगर्स रिपीट हो रही हो तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपके जहन में चीजें सही सेट हो जाए। जी वर्किंग्स में पहला हिस्सा कर लें, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, जरा देख लें दोबारा। तो ये वर्किंग है, ये डिफरेंट पैटर्न्स पे हो सकती है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि वर्किंग्स करते हुए अगर आप करेक्शन ऑफ एरर्स की या पॉलिसी चेंज की, एस्टिमेट चेंज की कुछ एंट्रीज लिख लें तो जरा प्लस माइनस करना भी जरा आसान हो जाता है, और एंट्रीज शायद रिवाइज भी हो जाए तो अच्छा हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आ जाए, पहले एरर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बाद में फिर मुझे आप एस्टिमेट चेंज की बहस करवाएंगे। सब रेडी है सर? प्लीज पढ़ें फर्स्ट पैराग्राफ जो अंडर कंसिडरेशन मैटर्स थे, मसला बताएं। किस दिन क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ और क्या होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिवली ठीक करें या रेट्रोस्पेक्टिव? व्हाट वाज द डेट ऑफ एरर? 5 जुलाई 14, ओके। क्या डेबिट हुआ, क्या होना था? वर्किंग करेंगे हम, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, करेक्शन करवाएं, प्लान डेबिट एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग डेफिनेटली किस साल में है, 17 में है, लेकिन किन सालों की करेक्शंस कर रहे हैं? तो करंट ईयर में खड़े होकर पिछले सालों में जा रहे हैं आप, पिछले सालों की करेक्शंस कर रहे हैं आप, तो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। किस साल में खड़े होके किस साल की करेक्शंस कर रहे हैं? एनी कंफ्यूजन? क्या हो गया था, क्या होना था? एक्सपेंस क्रेडिट कर लें और एसेट को डेबिट कर लें बढ़ा के। एनी कंफ्यूजन? देन ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ें। क्या अगर हम ये एसेट अब बढ़ा रहे हैं तो पिछले सालों की इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन का डिसीजन भी लेना होगा? यार पिछले सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी ना यार, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? इस अमाउंट के अलावा जो डेप्रिसिएशन है वो तो वुड हैव बीन चार्ज हुई होनी चाहिए, लेकिन ये अमाउंट तो पहले कैपिटलाइज ही नहीं थी। पहले जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होंगी वैसे, लेकिन उसमें ये अमाउंट ही शामिल नहीं थी। तो अगर हम किसी क्वेश्चन में एसेट बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, और अगर हम एसेट कम कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी कम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल गलती से कैपिटलाइज्ड है, होना नहीं चाहिए था, तो फिर हम कैपिटलाइजेशन जब रिवर्स करेंगे तो जो डेप्रिसिएशन पिछले सालों में चार्ज होगी उसे फिर रिवर्स करेंगे। तो सिंपल रखें जरा, अगर एसेट बढ़ा रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन भी उस अमाउंट पे इंक्रीज होगी, और अगर रिवर्स होगा एसेट तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स हो रही होगी। कुछ बात समझ आ गई प्लीज? किस डेट पे किस साल में ये गलती है, किस साल में? नेक्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। 30 जून। 15 के एंगल से सोचें, डेप्रिसिएशन चार्ज करूं रिवर्स करूं? वर्किंग करवाएं। 36.75। मेथड कौन सा रखूं? बताया हुआ उसने, बताया ना भी होता हम स्ट्रेट लाइन ही बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे। डिवाइड बाय 4, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स, राउंड ऑफ वेयर इज नेसेसरी, 2 डिजिट्स आगे ना ही जाएं, मिलियंस में 9.19 पे रुक जाएं, एंट्री बता दें। एनी कंफ्यूजन? क्या किया हमने, एसेट बढ़ाया, देयरफॉर डेप्रिसिएशन भी पिछले सालों में बढ़ा रहे हैं। हिम्मत करें, क्या बस 2015? कौन सा साल भी गुजर गया है?
कौन सा भी गुजर गया है, सेम एंट्री दोबारा रिपीट हो जाएगी, अमाउंट भी सेम क्यों होगी? यार रिमेनिंग यूजफुल लाइफ गिननी होती है यार, यार प्लीज यार, कब कब गिननी होती है? दो हो गए, दो हो गए, अब दो हो गए चीजें। रिवैल्यूएशन के बाद भी ना रिवैल्यूएशन हुई, यार एस्टिमेट चेंज हुआ तो है सेकंड पैराग्राफ में, वो अलहदा बहस हो रही है, ये अलहदा बहस हो रही है जी। सबसे इंपॉर्टेंट मसला, क्या 2017 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गई हैं बगैर एरर करेक्ट किए? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, सवाल देखें, कंसंट्रेट करेंगे एक मिनट। 2017 की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, लेकिन एरर के करेक्शन हम कर रहे हैं। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन, ड्राफ्ट बना हुआ था, तो क्या करंट ईयर में भी डेप्रिसिएशन का हम ही इफेक्ट लेंगे? करंट ईयर में भी हम लेंगे। एक सेकंड, दोबारा जरा फाइन फाइबर्स रिवाइज करें, जरा फाइन फाइबर्स ढूंढना है। फाइन फाइबर्स पेज नंबर 84, 83, 84, 84 में रखा था। वहां अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे करंट ईयर में डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करवाई है, आपने पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करवाई। क्या 2013 के प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड है? सर जी कैलकुलेटेड है सर, लेकिन जो एरर की वजह से मिस्टेक्स की वजह से डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है, वो फिर हमने ही की है। उसकी वजह क्या है? ढूंढने की इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्सिक्वेंट टू द, ढूंढने ढूंढने ढूंढने, ड्राफ्ट बनाने के बाद ये एरर डिस्कवर हुआ है, या ड्राफ्ट बनाने से पहले हो गए? ड्राफ्ट बना हुआ था, अनएडजस्टेड फिगर्स बनी हुई थी, लेकिन जब वो बन गई तो एरर डिस्कवर हुआ। देयरफॉर करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गलती हो गई होगी। वापस आए पेज 98 पे, क्या यहाँ भी ड्राफ्ट बना हुआ है और ये मैटर्स अभी अंडर कंसिडरेशन ही है? ये किसके लिए छोड़े गए हैं? नहीं बेटा, ये आपके लिए छोड़े गए। मैनेजमेंट तो बेचारी सिर्फ सोच रही है, मैनेजमेंट ने आपसे रिक्वेस्ट क्या की है रिक्वायरमेंट में कि आप रिवाइज्ड बना के दिखाएं। तो 17 में भी क्यों इफेक्ट ले रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, तो 17 तक इफेक्ट आना है, बल्कि शायद ऑनवर्ड ईयर्स में भी जाएगा यार। नहीं, अब यहाँ पे डेफिनेटली हम रुक जाएंगे, अब एंजॉय करते हुए 18 19 में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मीन्स टू से अब ये हमने जो कैपिटलाइजेशन की है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है, ईयर वाइज रिकॉर्ड होती जानी चाहिए। 4 साल लाइफ है, मेरे ख्याल अभी 3 होंगे, एक और साल ऐसा होना चाहिए फ्यूचर में जिसमें 36 पॉइंट, मेरा ख्याल एक ही रह जाएगा, 2 पिछले हो गए, एक करंट ईयर हो जाएगा 3, और एक और साल होगा उसके बाद, तो ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, तो 17 में डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बता देगा कि रहना यार, अपने आप को जरा क्लियर रखे ना जरा। 17 में भी प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ हुआ है, लेकिन ड्राफ्ट बनने के बाद फिर ये अंडर कंसिडरेशन मैटर्स हमें बताए गए, तो ये हम गलती पिछले सालों से ठीक कर रहे हैं। देयरफॉर फिर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी बिकॉज एसेट हम बढ़ा रहे हैं। अमाउंट बहरहाल सेम इसलिए चल रही है क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन। एनी कंफ्यूजन? इस इन एंट्री से अब हमें क्या हेल्प होगी? प्रॉफिट के इफेक्ट्स भी पता चल जाएंगे, और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो हम एसेट्स पे गौर से देख के भी इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से सोच सकते हैं। चलिए, ये पहला हिस्सा आपने कौन सा करवा दिया? एरर चेंज, एरर करेक्शन, सॉरी। अब नंबर 2 शुरू करना है, चेंज इन एस्टिमेट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सनी कंफ्यूजन? करूँ शुरू?
बेटा सैयद अहमद अली यार, इस तरह का मजाक तो काइंडली ना किया करना यार। सर इसमें लाइफ 5 क्यों नहीं ली? ये कोई मेरी हेल्प करेगा सर? इसमें अगर दी 4 है तो अगले में तो 5 भी दी हुई है, तो एवरेज क्यों नहीं ली? जी क्या करवाने लगे हैं सर? अहमद अली हम एक नया स्टैंडर्ड बनाते हैं मिलके भाई आज दोनों, लेकिन फिलहाल ये स्टैंडर्ड छोड़ दो, ये क्लास के बाद कोई टाइम निकालते हैं। प्लीज सेकंड पैराग्राफ, चेंज इन एस्टीमेट। अब बताएं मैं 4 क्यों नहीं लूंगा मिस्टर अहमद अली? जी सर वर्किंग करवाएं सर, क्या करें? हेल्प मी। पहले सही कह रहे हैं आप, लेकिन पहले पहुंचे जहां तक पहुंचना है, पहले जिस पीरियड में एस्टीमेट बदल जाए सबसे पहले उस पीरियड में WDV निकालें। एक नजर रिवाइज करें, छोटा सा क्वेश्चन किया था कल, जल्दी जल्दी जल्दी। सीएम वाला, सीएम लिमिटेड, CI लिमिटेड शायद 2013 में, सॉरी 2003 में एस्टीमेट बदल रहा था। ऐसे था सर, सबसे पहले हमने मेरे 4 लाख निकलवाया था, और देन 4 लाख डिवाइड बाय 8 मींस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करवाया था। तो जब भी एस्टीमेट चेंज हो जाए पहले प्लीज क्या निकालेंगे आप, और देन क्या करेंगे? आए बिस्मिल्लाह पढ़े। किस ईयर में ये एस्टीमेट्स बदल रहे हैं? ईयर है कोई, किस साल? अच्छा ये सबका पता हम इस वक्त किस साल में है? 17 वाले साल में। 16 तो कंपैरेटिव दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें आप? WDV इन किस साल? 17 या 16? इन 17। कितने साल गुजर गए कंफर्म रखिएगा सब कुछ। नहीं ये क्लियर नहीं हो रही अभी तक बात। परचेज डेट क्या है? 1 जुलाई 15। परचेज डेट 1 जुलाई 15। दोबारा 1 जुलाई 15। पहला साल कौन सा एंड होगा? 30 जून 16। 17 में हम खड़े हैं। 17 में डेप्रिसिएशन किस मेथड की बजाय किस मेथड पे आनी चाहिए? रिड्यूसिंग की जगह स्ट्रेट लाइन। कितने साल गुजरे हुए हैं? 1 साल। रिड्यूसिंग की बेस पे 1 साल गुजरा हुआ है, वो एक अलग इशू है, लास्ट लाइन पढ़े। इस साल भी किस मेथड से चार्ज हुई हुई है वो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन गुजरे हुए साल कितने हैं? करंट ईयर में किस मेथड से चार्ज होनी चाहिए, हुई किससे हुई है, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। बट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टोरी, आप जिस वक्त हैं, जिस साल एस्टिमेट बदल रहा है, पहले उस साल की WDV निकालें बिफोर द चेंज, आफ्टर द चेंज या बिफोर द चेंज? बिफोर द चेंज, और देन उसको फिर डेप्रिशिएट करें ओवर द रिमेनिंग लाइफ। मुझे जरा चांस दे रहा, ये क्लियर है? हम 17 में है, क्लियर है? हम 17 में है। एज ऑन कर लेते हैं, एज ऑन करवाएं, डेट लिखवाएं एज ऑन। 16 नहीं है, तो देख लें आप, जैसे हुक्म करते हैं वैसे कर लो। 1 जुलाई चले, 16 अगर आप लिखवा रहे हैं तो मैं 17 में ही हूँ। ये कैसे हो सकता है 16 लिखवा रहे हैं 17 में? 17 में ही है। हम 16 लिख के 17 में कैसे हैं? हम डॉक्टर नहीं है यार, हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। हम किस ईयर एंड के स्टार्ट पे खड़े हैं? 17 के स्टार्ट पे खड़े, हम 17 में हैं, डेट यही लिखी जाने देते जी। मेथड जरा रिड्यूसिंग है, एक मिनट जरा पेशेंस कर, बस बस साथ वाले नहीं सुन रहा। कब लिया था एसेट? आप वर्किंग नहीं लिख रहे प्लीज। कॉस्ट क्या थी? 80 मिलियन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो तो छोटी छोटी बातें राइट टाइम पे याद आनी चाहिए, विदाउट डिडक्टिंग
रेजिडुअल वैल्यू फर्स्ट ईयर रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा। रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन दी तो हुई है, वो बात की बहस कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन वाली कोई बहस नहीं है। क्या 16 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं, सेंटेंस पढ़े। कितनी लाइफ थी इसकी? 5 इयर्स लाइफ थी, 16 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है। मेथड लेकिन कौन सा था? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर कॉस्ट से रेट लगता है। कोई रेट पता है आपको? अगर ना पता होता ये निकाला भी जाता है, 1 माइनस एन आ रहा फिर आने वाला है, वो वाला फिर आ रहा है, वही वाला आ रहा है। 2016 में 30 जून 2016 वाले साल में 80 मिलियन पे कौन सा रेट लगा होगा? 27.5। किस पे? 80 पे या माइनस 16 करके? आंसर बताएं। 22 प्लीज 22। WDV बताएं 30 जून 2016 की 58। अब ऊपर फिगर्स रिलेट करें, डेट्स रिलेट करें। क्या 58 जो पिछले साल के एंड पे WDV है वही हमारे वाले साल के शुरू पे भी WDV थी? तो इज दिस WDV is to be depreciated over remaining useful life by using straight line method from this year? पिछले साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी? हमें अब इस 22 पे कोई एतराज नहीं है, प्रोस्पेक्टिव चेंज होना है। करंट ईयर कौन सा है? 17। करंट ईयर की अब डेप्रिसिएशन किस मेथड से फाइंड आउट होनी चाहिए? कैलकुलेटर उठाएं ना, इस तरह नहीं, आराम से 0 दबाएं, कैलकुलेटर ऑन हो गया है। किस साल की डेप्रिसिएशन आप मेरे फाइंड आउट करवाना चाहते हैं? लेकिन क्या एस्टिमेट चेंज होने के बाद करवाना चाह रहे हैं? पहली फिगर आप बताएं। 58 उठा लें, लिख लें। मेथड कौन सा हो गया? अब माइनस बताएं 16, याद आ गया सबको? डिवाइडेड बाय सोच के बताएं 5, अजीब साइंस है 4, फिर 4 उठा लिया पिछले पैराग्राफ में, इसलिए तो अहमद अली परेशान था बेचारा। 5 अच्छा वाला नजर आ रहा है लेकिन 4 क्यों ले रहे हैं? इतने साल गुजरने के बाद 1 साल गुजर गया है, तो प्लीज व्हाट इज 58? WDV is to be depreciated over remaining useful life by using straight line method. Cost की जगह 58 है, माइनस 16 रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 4 है। आंसर बताएं। व्हाट इज 10.5? डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम दोबारा नीचे, क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे इस साल भी चार्ज हो गई है? तो इंशाल्लाह उस पर चलते हैं। पहले जो आपने किया है उसकी जरा वर्ड सुने मेरे से। depreciation to be charged, depreciation to be charged in 2017 in 30th June in the year ended to be charged has been charged in the year ended 30th June 2017। कैसे? 58 माइनस 16 डिवाइड बाय 4 सबको पता है। प्लीज 5 साल लाइफ थी, 1 साल गुजरा हुआ है और 4 इयर्स रिमेनिंग रह गए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2016। आंसर आया आपका 10.5। ये तो बेटा वो डेप्रिसिएशन है जो टू बी चार्ज होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन द ईयर एंडेड 30 जून 2017। बात पूरी करवा दे जरा। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज क्या हो चुकी है इस साल? यार 16 में भी तो चार्ज हुई है। 16 में जो चार्ज हुई है उस पर हमें कोई एतराज क्यों नहीं है? क्योंकि एस्टीमेट बदल रहा है और प्रोस्पेक्टिवली चेंज होना है। तो 30 जून 17 में किस मेथड से, किस रेट से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज है, ये फाइंड आउट करवाएं जरा, कितनी चार्ज हुई होगी? कैसे? 58 पे या 80 पे? 58 मल्टीप्लाइड बाय 27.5
आंसर इज 15.95 चार्ज हो गई है। कितनी होनी थी? कम चार्ज है, ज्यादा चार्ज है? यहां तक लिख लें, बाकी करते हैं। ये वर्ड जरा पूरे एक्सप्लेन कर लीजिएगा जो लिखा है मैंने। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं। जी मिस्टर अहमद अली, आप ले रहे हैं बेटा? क्या ढूंढ रहे हैं सर? कभी डेस्क पे ढूंढते हैं, कभी छत पे ढूंढते हैं, रास्ते में बेचारा बोर्ड है वो नजर ही नहीं आ रहा। एक्सट्रीम्स देख रहे हैं। पंखा चलाना है, मुझे हुक्म करें, मैं आज आया ही पंखा चलाने हूँ। ये मुबीन पंखा चलाया। ये वो मुबीन सर, वो जरा पंखा चला लेंगे वो जो पहले भाई ने नीचे ढूंढा, जमीन पे मोबाइल ढूंढा, तस्वीर ले ली है। 747.5 नंबर तस्वीर है ये। बाकी जिस तरह लिखा है वो भी घर जाके लिख लूंगा। कमाल हो गया यार। प्लीज मेरे भाइयों, अल्लाह करे हम मुस्कुराते रहें, लेकिन कहीं रिजल्ट वाले लम्हे मुस्कुराहट गायब ना हो जाए। अल्लाह ना करे। थोड़ा सेक्रीफाइस कर लें मुस्कुराहटें। एक दफा इकट्ठा खिलखिला के मुस्कुराएंगे। आराम से किसी कमरे में रहता बैठ जाइएगा, घंटा हंसना है फिर। अल्लाह करे हम उस दिन हंस सकें। बच्चों को कहने दें सर, बच्चे ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम हॉल में भी कोई बच्चा कुछ कह दे, आप प्लीज नहीं बताएंगे किसी को, आराम से पेपर करेंगे। बच्चे कहते ही रहते हैं, इन्हें कहते रहने दें। दुनिया का काम ही कुछ कहना है। फोकस जिंदगी में वक्त गुजारें। लोग जो कहे उससे भी मुतमिन नहीं है, जो ना कहे उसका भी कोई ना कोई टेंशन निकाल ही लेते हैं। फोकस स्टडी करें सर। अगर एग्जाम हॉल में किसी ने कुछ कह दिया, क्या करेंगे? साथ वाले को बताएंगे, देख यार क्या कह रहा है। पिछले को ढूंढेंगे, तूने नहीं सुना। आराम से सवाल करेंगे। ये फर्स्ट टाइम जो हजरात, जिन हजरात ने आई कैप हॉल में भी जाना है पेपर बेस के लिए, ये प्लीज बेटा गेम बड़ी सीरियस है। पीआरसी में आई कैप ने आपको अपना बना लिया है। अब आप आई कैप के हो गए हैं, और अल्लाह करे आई कैप भी आपका हो गया हो। उसने कहा है आजो आजो आजो। आप आ चुके हैं जहां वो आपको लाना चाहता था। अब वो ये नहीं कह रहा कि जाओ, अब वो कह रहा है जाके दिखाओ। हकीकत मान लीजिएगा मेरी बात। अल्लाह करे आपको इस बात में जो दर्द छुपा वो महसूस हुआ हो। जिसके 60% नंबर है, आई कैप कहता आजो 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 आजो, लेकिन आगे भी वो कुछ कहता है जो आवाज नहीं आती। आई होप कि आ जाइए आपको वो आवाज। जो जो सीए ज्वाइन कर लेगा, आई कैप उसे डिग्री दे देगा। बाकी हर प्रोफेशन में शायद ऐसे हो जाता है, डिग्री मिल ही जाती है। यहाँ इस उम्मीद पे ना रहिएगा, यहाँ लेनी होगी और देखी जाएगी, फिर देखी नहीं जाती। इस बात को याद रखिएगा। बड़े देखे इस जैसे, हमें डरा रहा है। प्लीज मेरे भाइयों, मुझसे ना डरें, आई कैप जहन में लाएं। अल्लाह करे मेरी बात का दर्द है ही नहीं, दर्द तंग कर रहा है हमें। अच्छा भला मजा आ रहा था, इधर उधर लेफ्ट राइट गेम ऑन हुई भी थी, हम फिर ऑन करने वाले हैं। जी सर जी, इधर क्या मिशन शुरू हुआ था सर? नोट हो गया सर जी, नोट हो गया। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे सर, लेकिन ये गेम बड़ी सीरियस है सर। ये आई कैप मुस्कुराहटें छीन लेता है। मेरे सामने कई नौजवान ऐसे बैठे हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से ये सांस दिलाना पड़ता है, यार सांस तो ले ले।
और उनकी तरफ देखते हुए मुझे नजरें झुकानी पड़ती हैं, ये मुस्कुराहटें छिन जाती हैं सर अगर पास ना बंदा हो। तो आए मिशन याद रखें, कितनी चार्ज हो गई है, कितनी होनी थी, प्लीज बता दे कोई यार, कोई एक तो बता दे। डिफरेंस लें यार, डिफरेंस ले लें यार, कोई डिसीजन ही ले लें, कम चार्ज है ज्यादा चार्ज है, हम क्या करें। टू बी चार्ज, टू बी रिवर्स, टू बी रिवर्स की एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स होनी है, अब कितनी होनी थी, कितनी हो गई है। अच्छा एरर ये भी है, कंसंट्रेट जरा, ये भी एरर हुआ है, लेकिन ये करंट ईयर एरर है, करंट ईयर एरर है, तो करंट ईयर में ही ठीक हो जाएगा। जो ऊपर अभी पढ़ा हमने वो प्रायर ईयर एरर था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय रुपीज 5.45। तो एडजस्टमेंट बड़ा अगर लिखी हो तो इंशाल्लाह भी आप देखिएगा कि विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, विदाउट टू मच वेस्टिंग ऑफ टाइम, इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़े। फर्स्ट पेज आपने जो छोड़े हुए हैं उन पेजेस की तरफ आ जाए। बस अब प्लीज अगर थोड़ा बहुत हम मजाक कर सकते थे तो वो लिखते लिखते हो गया है, और अगर किसी साथ वाले का मजाक रहता है तो प्लीज क्लास का टाइम एंड होने का वेट कर ले। वर्किंग्स लिखने के बाद अब आप फर्स्ट पेज पे अपने आ गए हैं। एग्जामिनर ने किस तरतीब से चीजें मांगी हैं, रिक्वायरमेंट देखें। लेकिन बात मेरी जरा ध्यान से सुनिएगा, हम स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले शायद कंप्लीट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो ठीक कर लेंगे, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स ठीक करने के लिए पहले प्रॉफिट ठीक होना चाहिए। प्रॉफिट ठीक हो जाए तो फिर शायद चेंजेस इन इक्विटी बननी चाहिए असूलन, ताकि रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग आ जाए। मेरी सजेशन यही रहेगी, रिक्वायरमेंट देखें, चेंजेस इन इक्विटी मांग नहीं रहा, लेकिन अगर चेंजेस इन इक्विटी वर्किंग में बना लें तो टू मच टाइम इंशाल्लाह वेस्ट नहीं होगा। वरना होना क्या है, अपने पास जरा वो जो फर्स्ट एग्जांपल हमने की थी जिसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी, रजिस्टर में जरा आंसर ढूंढना जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बनाते हैं तो ढूंढे जरा फिगर्स काइंडली। वो जो फर्स्ट एग्जांपल जिसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी 15,000, 17,000, नहीं मोहानी से पीछे रजिस्टर देखना आप लोग, 15,000, 17,000, 9,000 समथिंग। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं ना, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, ये को याद आ जाएगा, क्लोजिंग ओपनिंग बनाने हैं। इसी तरह जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उसको आपने उस दिन लिखा था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से ये फिगर आ रही है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को भी कम्युलेटिवली प्लस माइनस किया तो जा सकता है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स की अगर वर्किंग कर ली जाए तो वो जरा शायद कंफर्टेबली ज्यादा इजीली हो जाती है। तो यकीनन क्वेश्चन में अब रिटेन्ड अर्निंग्स रिक्वायर्ड नहीं है, मेरी सजेशन है कि वर्किंग में अगर हो जाए तो शायद टाइम भी कम वेस्ट होगा और शायद हमें समझने भी आसानी हो जाए। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा हो तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे ताकि प्रॉफिट ठीक हो, फिर वो प्रॉफिट अगर आप चेंजेस इन इक्विटी में ले जाएं तो वहां से क्लोजिंग आ जाएगा, और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर जाएं तो क्लोजिंग्स ठीक करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तरतीब हम वही रखेंगे जो एग्जामिनर ने मांगी है। कौन सी तरतीब है? मींस हाफ पेज पहले हम छोड़ देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, सेकंड हाफ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर्स ठीक कर लेते हैं, फिर चेंजेस इन इक्विटी क्योंकि उसने मांगी नहीं है वर्किंग्स में चले जाएंगे, वर्किंग्स में चेंजेस इन इक्विटी बना के वापस फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। जो रिमेनिंग आधा पेज मैंने छुड़वाया था सेकंड पेज पे, उसमें एक तीसरा काम होना है, करेक्शन ऑफ एरर नोट। तो फर्स्ट पेज के हाफ को छोड़ के सेंटर में दरमियान में नीचे आ जाए। ये सबको पता चल गया मैं क्या चाह रहा हूँ। और बिजनेस नेम, अब कंपोनेंट जब आप बना रहे हैं तो बिजनेस नेम जरा लिख लेने चाहिए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है? स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, अब यहाँ जो काम हो रहे हैं ना, ये पता आपको सारे हैं, पिछले क्वेश्चन में ये काम हो चुके हैं, मैंने जस्ट आपको याद करवाना है और फिगर्स आपने ढूंढनी है। 30 जून 2000 कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है 17 16, एक ही साल का कंपैरेटिव है प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से। किस साल के ऊपर रीस्टेटेड क्यों आएगा? कंपैरेटिव ईयर के ऊपर आता है रीस्टेटेड या करंट ईयर पे? तो कंपैरेटिव ईयर रीस्टेटेड, क्योंकि पिछले साल की फिगर्स शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी पुरानी गई होंगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा ढूंढने जरा, कहीं है? सिर्फ क्या ही है? नहीं बेटा, क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं कहेंगे यार, सिर्फ प्रॉफिट ही का बैलेंस। क्या ये प्रॉफिट का कोई क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग कहलाएगा या प्रॉफिट फॉर द ईयर है? ये सही वर्ड्स प्रॉफिट फॉर द ईयर है, इस साल का प्रॉफिट। वंस अगेन, अगर पूरी स्टेटमेंट होती तो जिस जगह चेंज होनी है प्रॉफिट लॉस में वहां हम चेंज करते हैं। मसलन डेप्रिसिएशन की चेंज अगर है तो डेप्रिसिएशन में करते, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक इन्वॉल्व है, जरा अपनी वर्किंग्स में जाए जरा, तो जहां जहां करेक्शन रिक्वायर्ड है वहीं वहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल है इसलिए हम वहीं से प्रॉफिट ही ठीक कर सकेंगे। ठीक है, प्लीज करवा दिया करें, 1 मिनट करवा दिया करें। क्वेश्चन में डाटा ढूंढे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 लिखवाएं। तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन की फिगर्स देखेंगे और देन वर्किंग्स में जाएंगे और अपनी एडजस्टमेंट्स मुझे करवाएंगे। 85 आपने कहां से उठवा दिया है? क्वेश्चन से। अब अपनी वर्किंग्स में जाएं, किस साल का प्रॉफिट ठीक कर रहा हूं? क्या 16 के प्रॉफिट में सिर्फ 16 वाली एडजस्टमेंट्स होनी है? क्या 16 के प्रॉफिट में 15 वाली भी होनी है, 17 वाली भी होनी है, 2025 वाली भी होनी है? 16 के प्रॉफिट में 16 वाली ही बस होनी है यार। क्या 16 से पिछली करेक्शंस भी हैं? ढूंढे ढूंढे हैं, लेकिन वो 16 में नहीं, वो 15 में होनी है। ढूंढते हैं उसे, उसे ढूंढ लेते हैं अभी। इस साल की करेक्शन बस इसमें होनी है। क्या 16 में कोई करेक्शन है? ढूंढे ढूंढे है 16 में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। कितने से? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? क्या बढ़ के क्या कम होगा? किस साल वाला 9.19 आपने मुझे लिखवाया है? सिर्फ 16 वाला। कौन सा भी रहता है, कौन सा भी रहता है? 15 और 17 दोनों रहता है। करते हैं इंशाल्लाह, कुछ करते हैं। कैलकुलेटर तो पकड़े। आंसर 75.81। किस साल का रिस्टेटेड प्रॉफिट है? ठहर जाएं 17 की वर्किंग करवाएं, 17 का गिवन बताएं, 65 दोबारा वर्किंग में जाएं। तो करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट 17 में क्या होना है? इस साल भी डेप्रिसिएशन बढ़ के प्रॉफिट कम होना है, लेकिन ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं है। नीचे आए एस्टीमेट चेंज में, वर्किंग में। क्या एस्टीमेट चेंज का इफेक्ट भी 2017 में कोई आना है? क्या आना है? 5.45 से क्या कम होना है? डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट ने कितना बढ़ना है? क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं? क्यों नहीं कर रहा? प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, लेकिन ब्रैकेट देखें तो मैं कम्युलेटिवली लगाऊं, वही 9.19 मैंने दोबारा लिख दिया है। 16 में 16 वाला लिखा है, 17 में 17 वाला, और 17 में एस्टीमेट चेंज की वजह से, डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से प्रॉफिट 5.45 से बढ़ जाएगा। आंसर आया 61.26। अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझ लिया है, आप बोर्ड से देख के लिख लें। आई होप के वाइस वर्सा नहीं हुआ है।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ दिया आपने मेरा। ये फ्राइडे और सैटरडे जो है ये डिसाइडिंग डेज हैं, और जो लोग इन दिनों में नहीं आते वो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी ज़ाया हो जाते हैं आने के बावजूद। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम उन दिनों में भी हमने फैसला किया है कि हम इन दिनों में भी आया करेंगे। सैटरडे असूलन तो ऑफ होना चाहिए भी और होता भी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। फ्राइडे तो थोड़ी देर की क्लास होती है, इंशाल्लाह उसका भी कुछ सोचते हैं। नहीं मतलब हमें डिस्टरबेंस है थोड़ी देर के लिए, क्या है इतनी दूर से, इतनी गर्मी होती है, ठीक है जुमा भी पढ़ना होता है तो जुमे पढ़ के वापस नहीं आ सकता इंसान, तो सोचते हैं यार क्या हो गया, ठीक है सोचते हैं, ये भी टेंशन को खत्म कर ही देते हैं। जुम्मा मतलब सारा दिन, उसके बाद तो नहीं होता रहना। सॉरी यार मुझे पता आपके ज़हन में ये आ रहा है, ये आ रहा है कमाल मैं समझ गया, मैं इतनी दूर से आते हैं, इतनी धूप होती है और पौने घंटे बाद अल्लाह हाफिज, ये कोई तरीका है हमारे साथ यार। ठीक है बंदा जुमा पढ़ के फारिग ही होता है, क्या करना हमने। ठीक है यार सॉरी, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे पे मुस्कुराया जा रहा है, कोई नहीं मुस्कुराने, पहली दफा नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह ये मुस्कुराहट आपको बड़ी मानी खेज महसूस हो जाएगी मेरी तरफ से। जी सर जी क्या बना लिया, आप देख के भी नहीं बना रहे यार, क्या बनाने कहाँ जाएं। मेरी सजेशन बेटा ये चेनीज इनिक्विटी बनानी आनी चाहिए यार, उस पर अगर ग्रिप हो जाए तो आप देखेंगे टाइम सेविंग हो जाता है। कम्युलेटिव एडजस्टमेंट सीधी रिटेन्ड अर्निंग्स में करना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है। एग्जामिनर ना भी मांगे और डाटा हो तो कहाँ पहुंच जाएं, जल्दी से आ जाएं। क्या बनवाने लगे हैं मुझे, नहीं पूरी तो नहीं बनवाने लगे, पूरा बोले। नहीं एक्सट्रैक्ट्स किसके, बस रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनवाने लगे हैं। वर्किंग नंबर जो भी आपने देना देना। मैं क्यों ये रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बना रहा हूँ, कोई रीजन बताए। इधर क्लोजिंग आ जाएंगे और बस उन्हें देख के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख देंगे, वरना ऐसे प्लस माइनस करना पड़ना। लॉजिकली जरा गौर से अगर देख के बना लें तो उठाना जरा इजी हो जाएगा, स्ट्रेट अवे फिगर आ जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, फुल कंसंट्रेट करें, कंपैरेटिव बनना है, बैलेंस एज ऑन बताएं। डेट्स में फंस रहे हैं, हम फंस रहे हैं। 1 जुलाई 15, फिगर अवेलेबल है, ढूंढे नीचे, फिगर अवेलेबल है। एंड में जाके 30 जून 15 के बैलेंसेस दिए हुए थे, हमारे लिए किस दिन ओपनिंग बन जाएंगे, 1 जुलाई 2015 वाले दिन ओपनिंग बन जाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स का ये जो ओपनिंग होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है इन सवालों में। जैसे ये लिखें अकाउंटेंट बन के घूरें, अकाउंटेंट बन के घूरें, गुस्से से घूरें आप। अकाउंटेंट हमेशा रिलैक्स होकर चीजें देखता है। किस साल तक के प्रॉफिट्स नजर आना शुरू हो गए हैं, 15 तक के नजर आना शुरू हो गए हैं। वर्किंग देखें, क्या 15 के प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, 15 के प्रॉफिट्स को ठीक करने की जरूरत है। दो एडजस्टमेंट्स है 15 से रिलेटेड यार, एक मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट हुआ हुआ है और एक 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 डेप्रिसिएशन उस साल डेबिट भी हुई हुई है। क्या उससे प्रॉफिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा, इस साल के 15 के प्रॉफिट्स पे इफेक्ट होगा। 15 के प्रॉफिट इसके अंदर मौजूद हैं, मौजूद है सर, क्या क्या इफेक्ट होगा, कैलकुलेटर उठाएं। 36.75 कहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, लिखें 36.75। इस अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, और डेप्रिसिएशन इस साल डेबिट हो रही है, डेप्रिसिएशन डेबिट होने से प्रॉफिट
कम होगा, दोनों फिगर माइनस प्लस 36.75 से प्रॉफिट बढ़ेगा और 9.19 से प्रॉफिट कम होगा, नेट इफेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आए वर्किंग लिखे मेरे साथ। इफेक्ट ऑफ, हाँ जी वर्ड सही करें जी, ये भी इफेक्ट ऑफ व्हाट, इफेक्ट ऑफ व्हाट, करेक्शन ऑफ एरर, नहीं करेक्शन ऑफ एरर के इफेक्ट ले रहे ना बाबू, तो सिर्फ एरर ना लिखें, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। $36.75 से मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट होकर प्रॉफिट बढ़ेगा और 9.19 जो 2015 में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है उससे प्रॉफिट ने कम होना है, तो प्लस माइनस समझ आ जाएगा। 36.75 से प्रॉफिट बढ़ा है, 9.19 से कम हो रहा है, नेट करके 27.56 पे ब्रैकेट लगाऊं या नहीं, क्यों नहीं, नेट ऑफ करके प्रॉफिट ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा था। ओके है, ओके है सर। नेक्स्ट टोटल करके लाइन लिखें खुद से। किस दिन का बैलेंस फाइंड आउट हो गया है? 207.56 बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2015 ही है, लेकिन अब ये रीस्टेटेड बैलेंस है। अगर पिछले सालों में ये एरर ना हुआ होता तो 180 मिलियन की जगह, प्लीज प्लीज 180 मिलियन की जगह 207.56 आ रहा होता। आ क्या रहा है, क्या आ रहा होना था? गेम आगे बढ़ाएं। किस साल का प्रॉफिट लिखवाने लगे हैं? अच्छा क्वेश्चन में डिविडेंड्स नहीं है, छोटी छोटी चीजें ज़हन में रखने की कोशिश करें। क्वेश्चन में डिविडेंड्स नहीं है, किस साल का प्रॉफिट? ना करो यार ना करो, पहले 17 का 16 का बाद में लिख लेंगे। प्लीज किस साल का प्रॉफिट? 15 का भी तो आना, अभी 15 हो चुका है, हम 16 में आ रहे हैं। व्हाट इज अ गिवन प्रॉफिट ऑफ 2016? लेकिन क्या करेक्शन करें या कर चुके हैं? कहां से उठा के देंगे फिगर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी बनाई है, ढूंढे। अब रीस्टेटेड प्रॉफिट दोबारा वर्किंग की जरूरत नहीं है, फिगर उठा लें प्लीज। 75.81 कहां से उठा लिया आपने? अब बेटा क्योंकि प्रॉफिट लॉस के एक्स बने हुए हैं तो रीस्टेटेड फिगर वहां से उठाएं, बाकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी काइंडली कंप्लीट करें। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ चल रहे हैं? ये बेटा शहजाद 2015 में 2015 वाले अकाउंटिंग ईयर में दो एडजस्टमेंट्स की थी हम लोगों ने। प्लांट की एंट्री 36.75, उस एंट्री में मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट हुआ था और उसी साल के एंड पे डेप्रिसिएशन पे 9.19 से डेबिट हुई थी, तो एक्सपेंस क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन 36.75 अमाउंट ज्यादा है, मींस एक्सपेंस कम ज्यादा अमाउंट से हो रहा है और जो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है वो कम अमाउंट से हो रहा है। मिल गए फिगर्स? मैंने 9.19 को बताएगा कितनी दफा ठीक की है? 9, नो नो नो
नो नो 3 दफा बेटा किया, खुद चेक करो यार कितनी दफा मुझे किस किस साल का ठीक करना था, 15 का भी, 16 का भी, 17 का भी, तो 3 दफा हो गया यार। 2 दफा कहाँ और 1 दफा कहाँ? 16 17 में 2 दफा प्रॉफिट लॉस के अंदर, और 15 वाला चेंजेस इन इक्विटी के ओपनिंग में यार। ये एक ही 9.19 है, ये 3 फिगर्स हैं ये। 15 की 15 में, 16 की 16 में, 17 की 18 में, 17 की 17 में। मैंने कहा सिमेट्री बनी हुई है, जरा चेक कर लूं। 15 की 15 में करेक्शंस, 16 की 16 में, 17 की। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? पिछले सालों में जाएं, जिस जिस साल की करेक्शन है उस रेलिवेंट ईयर में कर दें। क्या फाइंड आउट किया था जी क्लोजिंग बैलेंस? ये 1 जुलाई 16 वाला, ये मैंने जहां 1 जुलाई 16 लिखा है, या 30 जून 16 भी हो सकता है, गलत तो नहीं हो जाएगा जी? शहजाद साहब ओके प्लीज, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 17 का प्रॉफिट बता दें। अच्छा रीस्टेटेड अब आप भी करने लिखना याद रखें यार, 61.26। एनी कंफ्यूजन? फाइनल बैलेंस, फाइनल बैलेंस 30 जून 2017 344.63। आज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्पेस छोड़ी भी आपने। कोई नोट तो नहीं कर रहा प्लीज? चेंजेस इन इक्विटी आज फर्स्ट पेज। हेडिंग बनाई जी, मार्वल्स लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30th जून 2017। वर्किंग मेरे साथ ही करनी है, एक दफा मेरे साथ दोबारा सुन लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब ये चीजें अब रिपीट होंगी तो इंडिविजुअली ट्राई होनी चाहिए। हेडिंग लिख लिया? बताएं किस किस साल की बहस होनी है? 17 16 17 16। रुक के जरा मेरी बात गौर से सुने जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये जो IAS 8 के क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर ऑप्शन अवेलेबल हो, मैंने जो जो बोला बोलेंगे जरा। I8 के सवालों में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो 2 कंपैरेटिव रिक्वायर्ड होते हैं हर स्टेटमेंट में। सिर्फ किस स्टेटमेंट में, किस सिचुएशन में अगर डेटा अवेलेबल हो तो 2 कंपैरेटिव देने चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की मैंने बात की है। ऑप्शन अवेलेबल हो मींस डेटा अवेलेबल हो। ये मैंने तकरीबन इसी तरह की बात जानबूझ के थोड़ी सी, फर्स्ट एग्जांपल देखें बोरिंग कॉस्ट वाली। असल में ये कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टेप वाइज आपको बताऊं। जब मैंने वो बोरिंग कॉस्ट वाले सवाल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने बनाई थी, तो वहां भी अगर आप देखें तो मैंने 2 कंपैरेटिव बनाए थे। सिर्फ कहां? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, चेंजेस इन इक्विटी में भी नहीं। चेंजेस इन इक्विटी में देखें 1 साल कंपैरेटिव है या 2 है? देखें 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 प्लीज, 3 और 2 है। सिर्फ कहां कह रहा हूं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर डाटा मिल जाए
तो 2 साल कंपैरेटिव देने होते हैं। अब देखें सवाल में डेटा है, सवाल में डेटा है, कहाँ है? 17 और 16 दिया हुआ है, लेकिन अगर एंड में आप आएंगे तो वहां हमें किस साल का क्लोजिंग भी मिल रहा है। बात मेरी को समझ आ गई है? लेट मी एक्सप्लेन फर्दर जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गौर से देखें, ये प्लीज बनवा दीजिएगा, ये देख के लिखने वाली चीज नहीं, समझ के इंडिविजुअली करने वाली चीज है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ क्या चीज अवेलेबल है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चेंजेस शुरू करने लगा हूं, प्लीज करवा देंगे, हेल्प मी यार। कोई एक दो बंदे रेडी हैं? नो नो यार, सारे रेडी हैं। अगर तरतीब से चलेंगे तो शायद बात समझना आसान है। तरतीब का मतलब 15, 16, 17 बनाना तो ऑपोजिट ऑर्डर में कंपैरेटिव, लेकिन सीक्वेंस अगर 15, 16, 17 रखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बात समझ आना बिल्कुल आसान होने वाला है। सवाल देखेंगे आप और वर्किंग्स में जाएंगे। तरीका 2015 में ढूंढ के रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस बताएं, सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस बताएं। ये बड़ा प्लीज सबको 650 का ही नजर आ गया? रिक्वायरमेंट्स ऊपर आए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं सारे? प्लीज एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा हैं, फिगर्स काफी सारी हैं, ढूंढनी है एक एक। स्टार्ट कहां से लिया मैंने? गिवन फिगर 650 2015 वाली। अब वर्किंग्स में जाएं, प्लीज जाना है, जाना है, जाना, आज जाना ही है, आज जाना ही जाना है। वर्किंग्स में जाएं, 2015 से रिलेटेड एडजस्टमेंट ढूंढना शुरू कर दें। आराम आराम से, आराम आराम से, प्लीज प्लीज सांस लें, इतनी दूर गए आप। फोकस एक्सपेंसेस पे नहीं होगा, फोकस प्लांट पे होगा। प्लांट पहली एंट्री में डेबिट होने का मतलब बताएं। प्लस 36.75, उसी 2015 वाले साल में दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की ढूंढे, लेकिन अब फोकस डेप्रिसिएशन डेबिट पे नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, बढ़, क्रेडिट होके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, लेकिन प्लांट कम हो जाएगा। प्लस करूं या माइनस? क्यों माइनस? क्या ये आवाज हल्की नहीं हो सकती? आपने कहा ही नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही हमें फजूल पंगा लिया है। इस वक्त आवाजें कम नहीं हो सकती। दोबारा वर्किंग में जाएं, प्लांट डेबिट होने का मीनिंग, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होके क्या बढ़ा? मैंने कब कहा नहीं हुआ, मैंने कहा क्या बढ़ा? और प्लांट कम हो गया। ब्रैकेट क्लोज करके आंसर बता दें। 677 किस साल की रीस्टेटेड फिगर आ गई? एक साल और करवाना है, 17 खुद करना है। 16 की गिवन फिगर उठाएं, 16 की गिवन फिगर कहां से उठाएं? नजर ही नहीं आ रही बोर्ड पे, प्लीज उठाएं, सवाल से उठाएं। हम बोर्ड पे ढूंढ रहे हैं, स्क्रीन पे क्या ढूंढ रहे हैं? ब्रैकेट क्लोज कर रहे थे, हमें रोक दिया गया है। 2016 की गिवन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर उठाएं। उठाने से पहले दोबारा 612 को सवाल में गौर से देखें, क्या ये 612 2016 का क्लोजिंग है? 2016 का क्लोजिंग है। नीचे जाएं डाटा में सवाल के, क्या ये 650 के ओपनिंग से बना हुआ है? क्या 650 ओपनिंग उठा के 612 क्लोजिंग बैलेंस बनाया गया है? और यार ये कैसे हो सकता है, ये तो अमाउंट ही कम है। डेप्रीसिएशन चार्ज हुई होंगी यार। क्या ओपनिंग उठाते हुए 2016 का ब्रॉडडाउन बता सकते हैं? 2016 का ब्रॉडडाउन क्या उठा होगा? 650।
650 जो ब्रॉड डाउन उठा होगा सवाल के मुताबिक, क्या उससे 612 बना है? और 612 से फाइनली क्या बना है? 700 बना है। किसी को कुछ याद आ रहा है? क्या क्या 612 में क्या भी ठीक होना है और क्या भी ठीक होना है? 612 का ओपनिंग भी ठीक होना है और फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट भी होनी है। कम्युलेटिव एडजस्टमेंट ज़हन में वर्ड आ जाएगा। कहाँ याद आना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए आई होप कि याद आ जाएगा। कौन सी एडजस्टमेंट्स अब दोबारा क्यों करवाने लगे हैं? हम कोई नहीं करवाने लगे। कौन सी करवाने लगे हैं? दोबारा क्यों करवा रहे हैं? डबल हो जाएगा यार। ओपनिंग ठीक करने के लिए हो रहा है, लेकिन अपनी वर्किंग्स में जाएं। क्या इस साल की भी कोई एडजस्टमेंट है? कितनी है? क्या 9.19 से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट होने का मीनिंग पता है? क्या क्या बढ़ के क्या हो रहा है? ये क्यूमुलेटिव बेटा याद आ गया यार? आंसर बताइएगा। 630.37 ये वर्किंग लिख लें, 17 इंडिविजुअली करा जरा। जी बेटा प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं। एनी कंफ्यूजन है? 17 की फिगर्स इंडिविजुअली लिखनी है जी आप लोगों ने। ये बेटा एरर अगर हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए तो रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक होती है, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव हुई है तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट भी फिर रेट्रोस्पेक्टिव होगी। ये एसेट अगर डेप्रिशिएट होता जा रहा है तो बिलाल साहब परचेज भी हुआ होगा। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है तो परचेज भी रिकॉर्ड हुई होगी। जी बेटा ईसा मेरा ख्याल फिगर ठीक है आपकी है। जज़ाकल्लाह। 2017 में लेकिन बेटा मसले दो जगह हैं, एरर का इफेक्ट भी है और एस्टीमेट चेंज में भी मसला है। बता देगा कोई? हाँ जी प्लस होना। अब इसने सोच के जरा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब क्या कम हो रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिस नहीं बेटा प्रॉफिट नहीं यार, प्लीज खुदा के लिए यार क्या हो गया? क्यों जान छुड़ा रहे हैं? क्यों जान छुड़ा रहे हैं? मत ऐसे करें प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मीनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो रही है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होने से एसेट बढ़ रहा है। प्लीज प्लीज होने की वजह से बढ़ रहा है या वैसे ही बढ़ रहा है? इसका मतलब पता है चला कि जब मेरा दिल करेगा तो माइनस साइन होगा और जब मेरा दिल करेगा प्लस साइन होगा। आपको भी ऐसे लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि जब आपका दिल करा तब प्लस हो रहा है और जब आपका दिल करा तो प्लीज माइनस हो रहा है? आंसर बताइएगा। 714.63। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्या रह गया है? रिटेन अर्निंग का बैलेंस आप कहां से देख के लिखने लगे हैं? चेंजेस इन इक्विटी बनी हुई है,
और इसीलिए बनाई थी कि अब टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ढूंढने, प्लीज अपने हाथ से फिगर्स प्लेस करें। जी बड़ा बजाज साहब ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी रेट्रोस्पेक्टिव बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी रेट्रोस्पेक्टिव बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेट्रोस्पेक्टिवली बहस नहीं है, एरर और पॉलिसी चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली होती है। जी को लास्ट लाइन में से अगर यार चेंजेस इन इक्विटी के फिगर्स बता दें। अभी लिख रहे हैं मेरा ख्याल आप लोग लिख रहे हैं। जी 2017 के एंड पे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 344.63, 283.37, 207.56। अब यकीनन अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, स्टेट ऑर्डर में लिखा, बिल्कुल ठीक है। एनी कंफ्यूजन द फिगर्स? कहां से आई हैं? फिर बोर्ड से आई हैं, फिर बोर्ड से आई हैं, फिर बोर्ड से रजिस्टर की तरफ आई हैं, तेजी से बोर्ड से रजिस्टर पे उतर गई हैं। जी सब आ गए यहाँ तक? एक छोटा सा काम कीजिएगा अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 जो मोहानी किया था हमने, उससे पिछली एग्जांपल भी याद रहा। रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 मोहानी के नाम से जो किया था, उससे पीछे जरा काइंडली जाए। और बुक का भी पेज नंबर 82 एक सेकंड जरा सामने रखना। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा वो मेरा ख्याल एक दफा जरा रिवाइज कर लेना बनता है। पेज नंबर 82 पे हमने सबसे पहले एक एग्जांपल की थी जिसमें बोरिंग कॉस्ट की पॉलिसी चेंज हो रही थी एक्सपेंसिंग से कैपिटलाइजिंग की तरफ। इसका जरा आंसर देखें। आंसर में सबसे एंड में हमने एक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई हो तो फिर मैंने आपको 3 डिस्क्लोजर्स बताए थे। प्लीज नंबर 1, नेचर ऑफ चेंज इन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट की बजाय कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट की तरफ गए थे। नंबर 2, रीजन दो हो सकती हैं, या स्टैंडर्ड बदल गया हो या मैनेजमेंट अपनी मर्जी से पॉलिसी चेंज की हो। हमारे इस क्वेश्चन में IAS 23 में चेंज आया था। और देन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर होता है इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स जरा देख के नीचे लाइन आइटम्स का मीनिंग बताएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो हेडिंग्स जिनमें अमाउंट्स आ रही होती हैं उन्हें लाइन आइटम्स बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन आइटम्स में चेंज, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स में चेंज हमने फिर कैलकुलेट करके लिखा था। कैसे लिखा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जरा। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखें तो 2003 और 2 लिखा था हमने। सॉरी ये सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स का बनता है, क्योंकि कंपैरेटिव ईयर्स में पुरानी फिगर्स और होती हैं और रिवाइज फिगर्स और होती हैं। तो शेयर होल्डर्स को फिर हम जो पुरानी फिगर्स में पिछले सालों की जो फिगर्स हैं उनमें जो चेंज आता है वो हम नोट्स में लिख के बताते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम प्लस माइनस करते हैं वो शेयर होल्डर्स को इस तरह प्लस माइनस करके नहीं दिखाना होता। तो फिर नोट्स में जाके हमने कंपैरेटिव ईयर का डिस्क्लोजर बनाया था। एक सेकंड, पेज नंबर 82 देखें जरा। करंट ईयर कौन सा है? 2003 है। तो आप अपना ये डिस्क्लोजर देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 2000 सिर्फ 2 नजर आएगा
और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो 2 और 1 नजर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वंस अगेन 2 कंपैरेटिव ईयर्स हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 1 ईयर ही चलता है। तरीका ये होता है कि आपने जिस जिस हेड में जितना जितना चेंज किया हो वो एग्जामिनर को प्रेजेंट करके दिखाना होता है इन द लाइन आइटम्स डिस्क्लोजर। ठीक है प्लीज। तो कौन से 3 डिस्क्लोजर्स होते हैं कि पॉलिसी चेंज हो रहा है? नेचर, रीजन, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। देन आए जरा पेज नंबर 83 के स्टार्ट पर। पेज नंबर 83 के स्टार्ट पे हेडिंग है प्रायर पीरियड एरर। क्या होता है प्रायर पीरियड एरर? पिछले सालों में अगर कोई एरर हो गया तो उसे भी रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाता है। उसके थोड़ा सा नीचे है क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर हेडिंग ढूंढे डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। अब जिससे अगर पॉलिसी चेंज हो जाए उसके डिस्क्लोजर्स होते हैं जो भी आपने देखे हैं। इसी तरह अगर कोई प्रायर ईयर एरर हो जाए तो फिर प्रायर ईयर एरर के भी कुछ डिस्क्लोजर्स नोट्स में शेयर होल्डर्स को बताने होते हैं। और इस केस में सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हुई हैं, जरा काइंडली पढ़ के बताएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। नेचर का सिंपली मतलब है कि एरर क्या है वो बताना। जिस तरह बहुत से सवाल ऐसे आ रहे हैं आपके सामने जिनमें कैपिटलाइजेशन की गलती हो जाती है, एक्सपेंस की बजाय कैपिटलाइज या वाइस वर्सा हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन में एरर है वो हमें एक इंग्लिश में सेंटेंस लेके सवाल से ही देख के लिखना है। तो वंस अगेन यहाँ पहली चीज तो एरर है, तो सॉरी नेचर ऑफ एरर है। अब दूसरा इसमें डिस्क्लोजर जो वहां था यहाँ नहीं है वो है रीजन। तो यहाँ रीजन ऑफ एरर तो डेफिनेटली यही है कि पता नहीं चला, इसलिए रीजन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी बदली है तो रीजन स्टैंडर्ड भी हो सकता है और मैनेजमेंट के अपनी चॉइस भी हो सकती है। तो यहाँ पहला नेचर एज इट इज है, रीजन की जगह यहाँ स्ट्रेट अवे बी में देखें क्या लिखा हुआ, इफेक्ट ऑफ लाइन आइटम्स। इसका मतलब वो जो 3 डिस्क्लोजर्स हैं रीजन सॉरी नेचर, रीजन एंड लाइन आइटम, उसमें बस रीजन वाला यहाँ नहीं है, इसमें आपने नेचर ऑफ एरर और इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स का वैसे ही डिस्क्लोजर बनाना है जैसे हम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में बना रहे होते हैं। लेकिन ये बनाना कब है? अब पेज नंबर 98 पे है जरा। अगर आपको एग्जामिनर कहे, किन वर्ड से कहे, फॉर एग्जांपल करेक्शन ऑफ एरर नोट, आप समझ आ जाएगा क्या है। तो करेक्शन ऑफ एरर नोट आप तब बनाया करेंगे जब आपको एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा होगा। और अगर वो करेक्शन ऑफ एरर का कोई नोट मांग रहा हो तो हमारे जहन में कौन सी 2 चीजें आएंगी? नेचर बतानी है और इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स बताना है। तो आए जरा लिख के ये बहस भी खत्म कर लेना। तो पहली हेडिंग आ गई इसमें, नेचर ऑफ एरर। अब क्वेश्चन जरा साथ रिलेट कर लीजिएगा, पेज नंबर 98 रखें जरा साथ, और वर्किंग्स भी हुई है, फिगर्स में ढूंढ के दिखाता हूं अभी आपको, लेकिन काइंडली मेरे साथ जरा पहले अगर नेचर का वाला पैराग्राफ बनवा दें मुझे, ढूंढ देंगे जरा एरर क्या था। पॉइंट 1 में था, पॉइंट 2 में था, पॉइंट 1 में था, कंसंट्रेट करेंगे क्या गलती हुई थी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज मेंटेनेंस एक्सपेंस, ढूंढे जरा। आए सेंटेंस लिखो, द कंपनी हैज, द कंपनी हैड की हैज की बजाय हैड लिखना, कर लिया था, हैड रॉन्गली recognized installation cost as maintenance expense the company had wrongly recognized installation cost as maintenance expense amounting to rupees 36.75 million instead of capitalizing
in the cost of plant. Definitely sentence can be rearranged otherwise. What is the crux of the story? क्या करने के बजाय क्या कर लिया? Applies करने के बजाय expense out कर लिया था, amounting to rupees 36.75. So what is this? Nature of error. ये एरर हुआ था यार, क्या हमने इसे फिर ठीक कर लिया? नेक्स्ट लाइन लिखें, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स. इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स, और उसमें फिर दो हेडिंग्स बन जाएंगी. इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, एग्जैक्टली सेम है. अब इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और देन फिर इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. जिस तरह चेंज इन पॉलिसी में ये लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बनना है, उसी तरह से करेक्शन ऑफ एरर नोट में भी लाइन आइटम्स का सेम डिस्क्लोजर बनना है. देखो बात समझ आ रही है? प्लीज क्या कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं? शेयर होल्डर्स को फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या हुआ था. असल में हमने फिगर्स रीस्टेट की हैं, तो जब रीस्टेट फिगर्स किए हैं तो शेयर होल्डर्स को फिर इन्फॉर्म करें कि क्या हुआ था और उसके रिजल्ट में आपकी फिगर्स में क्या चेंज आया है. स्टार्ट करो, बताएंगे ये किस साल का बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस सवाल. नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेटा एक ही साल कंपैरेटिव है. हाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2 साल कंपैरेटिव है, तो सिर्फ किस साल का बन जाएगा? 2016 का आपके सामने आएगा. क्या हुआ है अब जरा पहले डाटा ढूंढ लीजिएगा सारा, अपने फिगर्स जरा ढूंढे, वर्किंग्स में पहले करवा दें, कोई इशू नहीं है. ये किस साल में हम हैं और मैं किस साल की फिगर लिख रहा हूँ. 17 में मैं 16 की फिगर कंपैरेटिव प्रेजेंट कर रहा हूँ लाइन आइटम्स के डिस्क्लोजर में. हुआ क्या था 2016 में को ढूंढे. हमारी करेक्शन से कोई फर्क पड़ा? डेप्रिसिएशन में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इंक्रीज हुआ है मेरा ख्याल है. अच्छा, एरर का डेफिनेटली इफेक्ट 2015 में भी है, लेकिन अगर हम 16 की बात करें तो सिर्फ फॉर द ईयर की, अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो फॉर द ईयर 16 की बात होनी है. तो प्लीज 16 में सिर्फ क्या है, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन या डिक्रीज इन? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ढूंढा. 9.19 डेप्रिसिएशन डेबिट हुई हुई है, क्रेडिट हुई हुई है? तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है, और उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय रुपीज 9.19 लिखे. तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक साल कंपैरेटिव सफिशिएंट है. क्या बढ़ने से क्या कम हुआ, ये सबने देख लिया ना प्लीज. डेफिनेटली 15 में क्या हुआ था, मेंटेनेंस एक्सपेंस रिड्यूस हुए थे, वहां मेंटेनेंस एक्सपेंस भी रिड्यूस हुआ था, और डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई थी. लेकिन कंपैरेटिव ईयर मींस 16 है, हम 17 में खड़े हैं, तो 16 में सिर्फ आपने एक ही एंट्री की हुई है, ढूंढना था सही. तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई हुई है या डिक्रीज हुई हुई है? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग बताएं, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें भी कंपैरेटिव ईयर्स का ये डिस्क्लोजर बनना है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो कंपैरेटिव ईयर्स दो हो जाएंगे, 16 एंड 15. अब ये जो फिगर्स मैं आपके सामने लिखूंगा, ये मैंने आपको पेज नंबर 82 पे दोबारा जाए और उसका आंसर भी ढूंढना है, उसका रिवाइज भी करें और फिर यहाँ अप्लाई भी करवाएं.
इसके बाद अगर ये कभी किसी क्वेश्चन में फिगर्स आनी है तो काइंडली आपने फिर इंडिविजुअली लिखनी है। तो एक सफा मेरे साथ फाइनली जरा रिवाइज कर लें। पेज नंबर 82 पे जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स के इफेक्ट्स लिखते हुए मैंने आपको उस जगह पे पेज नंबर 82 पे एक तरीका बताया था। सबके सामने रजिस्टर और क्वेश्चन आ गया। कहा बेटा मैंने ये था कि आप सिंपली कंपेयर कर लें पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो सवाल के अंदर है और रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने बना ली हुई है। तो अगर आप गौर से देख के मुझे बता दें आपने कैसे लिखा हुआ है। 2001 की फिगर ढूंढे प्लांट की, पेज नंबर 82 पे। सवाल में 3 लाख था। अपनी रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ढूंढे तो सिंपली ये 15,000 का इंक्रीज आया था। 2002 में आपने क्या किया था, क्वेश्चन में 4,50,000 था। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2002 में 482,000 था, तो 32,000 का इंक्रीज आया था। और सिमिलरली रिटेन्ड अर्निंग्स का भी जस्ट कंपैरिजन हुआ है। ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 5 लाख था, उसकी जगह 5,15,000 हो गया। नहीं पहला तो हमेशा इस तरतीब से चले मेरा ख्याल। 1,20,000 की जगह 1,35,000 हुआ तो 15,000 का इंक्रीज आया है। 2002 में 5 लाख की जगह 532 आया है, 32,000 का वंस अगेन इंक्रीज है। तो व्हाट इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें और रिवाइज के साथ कंपेयर कर लें। आए ये सेम प्रिंसिपल मुझे अडॉप्ट करके दिखाएं पेज नंबर 98 पे आके। प्लीज जरूर कीजिएगा यार, प्लीज जरूर कीजिएगा यार। सवाल आपको पेज नंबर 98 पे मिल रहा है और आंसर अपने रजिस्टर में मिलेगा। सबसे पहले करवा देंगे तो दी बेस्ट हो जाएगा। 2015 की फिगर्स नीचे हैं सवाल में। 2015 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने बनाई उसमें क्या गिवन है? 2015 में आपने लिखा था 677.56। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। किन फिगर्स का डिफरेंस ले रहे हैं जरा लिख लीजिएगा। 677.56 माइनस 650 तो कितना इंक्रीज आया? 27.56। एंड सिमिलरली 16 में अगर कंपेयर करेंगे आप तो 612 था सवाल में और 630.37 आपके है आंसर में। तो 18.37 से इंक्रीज आया है। ये भी गौर से देखना, बहरहाल इंक्रीज आया है। डन है प्लीज। कौन से फिगर आप इंडिविजुअली करने लगे हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर काइंडली आप इंडिविजुअली करें और डिसाइड करें कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। क्या बनाते हुए किसको किससे कंपेयर कर लें? लाइन आइटम्स का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डिस्क्लोजर बनाते हुए रिवाइज्ड एंड ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल का सिंपली डिफरेंस ले लें। किया करें यार, किया करें प्लीज। मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा मेच्योर होने की जरूरत है। 207.56 माइनस 180 प्लीज मिल जाएगा यार। 27.56 23.37 माइनस, प्लीज फिगर ढूंढ रहे हैं, बताइए जी। माइनस डिफरेंस 18.37 ही बनता है शायद।